अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ यूसुफ जमाल और इन पेज की तरबियत का 14वां सबक लेकर आज हाज़िर हुआ हूं। गुज़श्ता सबक से हम आगाज़ करेंगे। फ़ाइल मैंने पहले से खोल कर रखी है वक्त बचाने के लिए। फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, ये हम पढ़ रहे थे। और गुज़श्ता सबक में हमने ब्रेक के बारे में पढ़ा था कि हम इन पेज में किस तरह कॉलम ब्रेक लगाते हैं, किस तरह पेज ब्रेक लगाते हैं और ओड पेज और इवन पेज के ब्रेक किस तरह लगाते हैं। पूरी तफसील से इसके ऊपर हमने अमली तौर पर काम करके देखा था। इसके बाद दो चीज़ें हैं, देखें। एक पर लिखा है कीप टूगेदर। कीप का मतलब होता है अंग्रेज़ी में रखना और टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा। तो कीप टुगेदर का मतलब हुआ इकट्ठा रखना, यानी किसी चीज़ को हम कंप्यूटर को ये बताना चाहें कि इस चीज़ को इकट्ठा रखो तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसका अमली मुज़ाहरा करते हैं। इसके बाद है कीप विद नेक्स्ट। तो कीप का मतलब रखना, ऊपर आ चुका है। विद का मतलब साथ और नेक्स्ट का मतलब अगला। तो कीप विद नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि इसे अगले के साथ रखो। तो इन चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कीप टुगेदर। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ ऐसा ना हो कि आधा एक सफ़े पर और आधा दूसरे सफ़े पर। बाज़ औक़ात जैसे हम कुरान पाक की आयत वगैरह लिखते हैं, आप देखें मैं इंटर लगा रहा हूँ, ये अभी आपको ये देखें। अब आप देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 लाइनें इस सफ़े पर हैं और 2 लाइनें अगले सफ़े पर चली गई। कभी कभार ख़ास ज़रूरत के तहत हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी पैराग्राफ के मुतालिक हम ये चाहते हैं कि या तो ये इस सफ़े पर रहे पूरे का पूरा, या फिर अगले सफ़े पर चला जाए, आधा इस सफ़े पर और आधा उस सफ़े पर ना हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर रहेंगे। जिस पैराग्राफ को हम कीप टुगेदर रखना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसको पीछे ले आते हैं। ये देखें, तमाम लाइनें इसकी सफ़ा नंबर 1 पर हैं। तो मैं पैराग्राफ के अंदर मौजूद हूँ, कर्सर मेरा पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट में गया और पैराग्राफ में गया और यहाँ जाने के बाद मैं ये चेक लगाऊंगा कीप टुगेदर, यानी इन लाइनों को इकट्ठा रखो। अगर एक लाइन भी अगले सफ़े पर जाएगी तो पूरा पैराग्राफ अगले सफ़े पर मुंतकिल हो जाएगा। इस तरह की सेटिंग से हम अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं, वरना हमें क्या करना पड़ेगा कि बार बार इंटर लगाकर दस्ती तरीके से पैराग्राफ को अगले सफ़े पर भेजना पड़ेगा। जबकि अगर हम सिर्फ इस तरीक़ाकार को समझ लें तो सिर्फ एक चेक लगाकर हम अपना काम कर सकते हैं। और जिस पैराग्राफ पर ये चेक लगा होगा, कंप्यूटर ख़ुद उसको देखता रहेगा कि मैंने इसको कहाँ रखना है। तो मैं ओके करता हूँ, देखिएगा आप ज़रा, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। अब देखें, इसके पीछे इंटर लगाता हूँ ताकि एक लाइन कम से कम इसकी अगले सफ़े पर मुंतकिल हो। अब देखिएगा, मैं एक मरतबा अब इंटर दबाने जा रहा हूँ, तो एक मरतबा इंटर दबाने से होना क्या चाहिए, सिर्फ इतना हिस्सा अगले सफ़े पर जाना चाहिए उसूलन। लेकिन ये मैंने इंटर लगाई, डिस्प्ले छोड़ गया। भाई जूम इन जूम आउट करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा पैराग्राफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा और अगले सफ़े पर मुंतकिल हो गया है। उसकी निशानी ये है कि अगर मैंने दस्ती तरीके से इंटर लगाई होती तो मुझे यहाँ पर इंटर के निशान दिखाई देते, जैसा कि ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इस वक्त शो इनविजिबल किया हुआ है। ये देखें, तो यहाँ पर इंटर के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर ख़ुद से उस पैराग्राफ को अगले सफ़े पर लेकर गया है। ये देखें, हम सफ़ा नंबर 2 पर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर मौजूद है, हालांकि इसकी सिर्फ एक लाइन अगले सफ़े पर आई थी। तो ये कीप टुगेदर का फ़ायदा है। लेकिन ये हर पैराग्राफ के ऊपर नहीं लगाया जाता, बल्कि मखसूस पैराग्राफ जिनको हम ये चाहते हैं कि कारी इनको पूरे का पूरा एक नज़र में पढ़े, सफ़ा उसको न पलटना पड़े, तो ऐसा कोई ख़ास पैराग्राफ हो तो फिर हम उसके ऊपर कीप टुगेदर लगाते हैं, वरना नहीं। आमतौर पर ये इस्तेमाल नहीं होता। इसको छोड़िए। इसके बाद है कीप विद नेक्स्ट। मतलब मैं आपको बता चुका, कीप विद नेक्स्ट यानी इसको अगले पैराग्राफ के साथ रखो। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इसको ख़त्म किया, ओके करता हूँ। आप देखिएगा, ये पैराग्राफ पिछले सफ़े पर चला जाएगा और सिर्फ एक लाइन यहाँ पर रह जाएगी। ये देखें, आपने गौर किया, ये मेरा पैराग्राफ वापस आ गया क्योंकि मैंने कीप टुगेदर ख़त्म कर दिया और एक लाइन सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। ये देखें। अच्छा, अब आ जाएं। इसके बाद है कीप विद नेक्स्ट। तो देखें, मैं यहाँ पर इंटर लगाता हूँ। आपने देखा होगा कभी किसी किताब में ऐसा हो जाता है, ये कितना बुरा लग रहा है कि सुर्खी जो है, जो उन्वान है, वो क्या रह गया, सफ़े के बिल्कुल आखिर में अकेला है और उसका जो पैराग्राफ है वो कहाँ चला गया, वो अगले सफ़े पर चला गया। तो ये किताब में बहुत बुरा लगता है और इसके लिए
हमें खुद से इंटर लगा लगा कर सुर्खी को क्या करना पड़ेगा, अगले सफ़े पर भेजना पड़ेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत होती नहीं अगर आपको कीप विद नेक्स्ट का मतलब पता होगा और इस्तेमाल भी आता होगा। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा पैराग्राफ में, फॉर्मेट में जाऊँगा, पैराग्राफ में जाऊँगा और इसको लगाऊँगा कीप विद नेक्स्ट, यानी मैं इन पेज को ये हुक्म दे रहा हूँ कि इसको अगले पैराग्राफ के साथ रखो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब अगला पैराग्राफ किसी सफ़े पर मुंतकिल होगा तो ये सुर्खी ख़ुद ब खुद अगले सफ़े पर मुंतकिल हो जाएगी। ये देखिए, आपने देखा, हालांकि पीछे जगह मौजूद है, ये देखें इस सफ़े पर ये सुर्खी यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन चूँकि हमने इस पर कीप विद नेक्स्ट लगाया है, यानी कंप्यूटर को ये हुक्म दिया है कि जहाँ पर ये पैराग्राफ हो वहीं पर इस सुर्खी को रहना चाहिए, तो इस वजह से कंप्यूटर ने इसको गोया के इसके साथ बांध दिया है। तो ये है कीप विद नेक्स्ट। तो कभी कभार हम जैसे कुरान पाक की आयत लिखते हैं और तर्जुमा साथ लिखते हैं और हम ये चाहते हैं कि कारी जो है वो आयत और तर्जमे को एक साथ पढ़े। ऐसा होता है कि जहाँ सफ़े के आखिर में मिसाल के तौर पर लाइन ख़त्म हो गई और तर्जमा जो है वो दूसरे सफ़े के शुरू में आ जाएगा और आयत जो है वो पिछले सफ़े के आखिर में रह जाएगी, ये बुरा लगेगा। देखिए हम करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ आयत, ठीक है, ये इसको फ़र्ज़ कर लें ये आयत है, और यहाँ लिखता हूँ तर्जमा। अब गौर करें, ये देखें मैं एंटर लगाता हूँ, ये देखें अब मेरी आयत कहाँ रह गई, तर्जमे से अलग हो गई। आयत सफ़े के आखिर में है और तर्जमा कहाँ चला गया, अगले सफ़े पर। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं हर वक्त इन दोनों को साथ साथ देखना चाहता हूँ और मैं इसके लिए दस्ती काम भी नहीं करना चाहता, ऑटोमेटिक तरीके से ख़ुदकार तरीके से काम करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट में जाएंगे और इसको हम कीप विद नेक्स्ट कर देंगे, ओके करेंगे। आप देखेंगे अब आपकी आयत और आपका तर्जमा हर वक्त साथ साथ रहेगा, गोया कि ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे। तो ये है कीप विद नेक्स्ट। तो हम इन दोनों से ख़त्म करेंगे, फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दूसरी चीज़ें भी समझनी है। इससे भी ख़त्म कर देंगे ये, ताकि ये अपनी अपनी जगह वापस आ जाए। और फाइल को पहले जैसा करते हैं। एक चीज़ और हमें समझनी है। अच्छा, आ जाएं जनाब, इसके बाद दोबारा आएँ, पैराग्राफ में जाएं, फॉर्मेट पैराग्राफ। इसके बाद नीचे देखिए आपको लिखा है विडो, ये विंडो नहीं है, विडो है, ठीक है, इसमें एन नहीं है। और ये लिखा है ऑर्फन। विडो कहते हैं बेवा को, यानी जिसका शोहर फौत हो जाए, और ऑर्फन कहते हैं यतीम को। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गए इसमें बेवा और यतीम। असल में होता ये है, जब कोई बेआसरा रह जाए तो ये इस्तिआरा है, यानी कि जिन्होंने दरस निज़ामी पढ़ी है ये उसको बिल्कुल आराम से समझ लेंगे, और जिन्होंने दरस निज़ामी नहीं पढ़ी वो हंसेंगे कि ये बेवा और यतीम। तो लाइनें भी बेवा हो जाती हैं, लाइनें भी यतीम हो जाती हैं। कैसे होती हैं ये देखें, ये मैं इसको लगाकर इंटर लगा कर गया। अब देखें एक लाइन जो है ये कहाँ चली गई, सफ़े के आखिर में। तो गोया कि ये वाली जो सतर है ये क्या हो गई, ये बेआसरा रह गई। तो इस सतर को हम कहते हैं ऑर्फन, यानी यतीम। तो ये क्या हो गई, यतीम हो गई, यानी इसके साथ के वाले अल्फाज जो हैं वो कहाँ रह गए, पिछले सफ़े पर रह गए। तो ये बतौर इस्तिआरा नाम रखा गया। और इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद इंटर लगाते अगले सफ़े पर ले जाते हैं, ये देखें अब क्या हुआ कि पैराग्राफ की पहली लाइन एक सफ़े पर है और बकिया लाइनें कहाँ चली गई, वो अगले सफ़े के ऊपर चली गई। तो अब हम इस पहली लाइन को क्या कहेंगे, विडो, यानी बेवा, यानी गोया कि ये बेआसरा हो गई। इसके साथ वाली लाइनें चूँकि इससे हट गई तो ये सतर क्या हो गई, ये बेआसरा हो गई। तो दोनों के बेआसरा होने की वजह से उनको विडो और ऑर्फन कह दिया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब देखें कि ये वाली जो लाइन है ये सफ़े के आखिर में बहुत बुरी लग रही है। हम चाहते हैं कि ये जहाँ इसकी बकिया लाइनें हैं ये वहीं पर मौजूद हो, ये अच्छी लगेगी। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें दस्ती तरीके से इंटर लगानी पड़ेगी। और इसी तरह ये वाली लाइन भी बुरी लगती है, यानी कि एक लाइन अगर अब बकिया पैराग्राफ जो है वो इस सफ़े पर मौजूद है और सिर्फ एक लाइन कहाँ चली गई, वो इस सफ़े पर मुंतकिल हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, बल्कि जहाँ पर हो तो पैराग्राफ की तमाम लाइनें एक साथ रहें। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, उस पैराग्राफ पर विडो और ऑर्फन को इस्तेमाल करते हैं। और देखें मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, मैंने विडो 2 कर दिया। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा होता क्या है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए मैं एंटर लगा रहा हूँ, ये देखें अब लाइनों को गिनिएगा, यहाँ कितनी सतरें बाकी हैं, 3।
अब कितनी रह गई? 2। अब देखिएगा ज़रा, ये मैंने जैसे इंटर लगाई, हालांकि यहाँ पर एक सतर बाकी रहनी चाहिए थी, लेकिन कंप्यूटर ने क्या किया कि उस सतर को उठाकर अगले सफ़े पर मुंतकिल कर दिया। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी सूरत के अंदर कि जब हमें ये ख़तरा हो कि कोई पैराग्राफ ऐसा ना रह जाए किताब के अंदर कि उसकी सिर्फ़ एक लाइन किसी सफ़े के शुरू में या एक लाइन किसी सफ़े के आखिर में मौजूद हो। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ऑर्फन क्या चीज़ है। हम वक्त बचाते हैं और ऑर्फन को नहीं पढ़ते, आप उसकी खुद मश्क कीजिएगा ऑर्फन किस तरह काम करता है। और अब हम चलते हैं दोबारा पैराग्राफ में, और क्या रह गया? पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हम इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्फन को आप देख लीजिएगा, जिस तरह विडो काम करती है शुरू की लाइनों में, इसी तरह ऑर्फन जो है वो आखिर की लाइनों में काम करता है। वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, उसकी आप खुद मश्क कीजिएगा और फिर उसको देखिएगा। अच्छा, पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ एक इंटर से दूसरे इंटर तक जो सतूर होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो एक पैराग्राफ कहलाती हैं कंप्यूटर में। और स्पेसिंग का मतलब होता है खाली जगह, यानी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम 2 पैराग्राफ के दरमियान कुछ मुनासिब फासला देना चाहते हैं। जैसे आप मतन लिख रहे हों, फिर तर्जमा लिख रहे हों, फिर उसकी तशरीह लिख रहे हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जैसा फ़ॉन्ट होने की वजह से 2 चीज़ें मिक्स होने का, आपस में खलत मलत होने का ख़तरा रहता है। हम चाहते हैं कि कारी उसको वाज़े तरीके से पढ़े। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं? पैराग्राफ के शुरू और आखिर में कुछ खाली जगह का इजाफा करते हैं। आप देखिएगा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और अब मैं कहाँ मौजूद हूँ? इस पैराग्राफ पर। अभी तो यहाँ इंटर लगी है, इस वजह से आपको यहाँ पर फासला दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इंटर ख़त्म कर दूँ, आप देख रहे हैं जितना फासला ऊपर वाले पैराग्राफ की लाइनों में है उतना ही फासला नीचे वाले पैराग्राफ की पहली लाइन और ऊपर वाले पैराग्राफ की आखिरी लाइन, यानी इन 2 लाइनों के अंदर है। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं? वाज़े तौर पर पैराग्राफ दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ से दूसरा पैरा, अगरचे यहाँ पर हमने टैब भी लगाई है, लेकिन फिर भी हम इसको मज़ीद वाज़े करना चाहते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में, पैराग्राफ में, और हम कहते हैं कि भैया यहाँ पर क्या करो, आशारिया 1.5 इंच। याद रखिएगा, यहाँ पर हमने यूनिट इस वक्त इंच रखा है, तो इसलिए यहाँ हमें इंच दिखाई दे रहा है। तो हमने रखा 0.1 इंच, और हम कहते हैं कि यहाँ भी 0.1 इंच। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर कहते हैं पहले को और आफ्टर कहते हैं बाद। हम यहाँ इन पेज को बताने जा रहे हैं कि इस पैराग्राफ से जिसमें मेरा कर्सर मौजूद है, इससे पहले 0.15 इंच का फासला छोड़ो और इसके बाद भी 0.15 इंच का फासला छोड़ो। देखिए मैं ओके करता हूँ, आपको यहाँ दिखाई दिया कि इस पैराग्राफ के शुरू में और आखिर में थोड़ा थोड़ा फासला आ गया, जितना कि हमने वहाँ पर दर्ज किया था। मैं देखिए आखिर से जाकर फासला ख़त्म करता हूँ। तो ये अपनी ज़रूरत के एतबार से हम शुरू और आखिर में फ़ासला दे सकते हैं। देखिए आखिर से मैंने ख़त्म कर दिया, ये देखें अब यहाँ से फ़ासला ख़त्म हो गया इन दोनों पैराग्राफ में, और इन दोनों पैराग्राफ में फ़ासला बाकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ के शुरू और आखिर में मखसूस फ़ासला दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद है करैक्टर अलाइनमेंट। करैक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि करैक्टर हम कंप्यूटर में कहते हैं एक हर्फ को, और अलाइनमेंट का मतलब होता है सीध या रुख। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके करैक्टर की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, यानी आप सीधी सी बात है कि कौन सी ज़बान लिखने जा रहे हैं, दाएं से बाएं चलने वाली या बाएं से दाएं चलने वाली। तो अरेबिक का मतलब अरबी, यानी ये दाएं से बाएं चलती है। तो अगर आप उर्दू में या अरबी में काम करने जा रहे हो तो आप इसको उसूलन तो यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए था। बहरहाल अगर आप उर्दू में या कोई भी ऐसी ज़बान में काम कर रहे हैं जो सीधी हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है, उस वक्त आप यहाँ अरबी पे रखेंगे। और अगर आप अंग्रेज़ी पे काम करने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी ज़बान जो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आती, तो फिर आप लैटिन को सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा पैराग्राफ प्रेफरेंसेस का पूरा डायलॉग बॉक्स। हमने इसमें मेरा ख्याल है कोई चीज़ हाँ ये रह गई थी, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको हम बंद करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। फॉर्मेट में गए, उसके बाद है हाइफिनेशन। ठीक है, हाइफिनेशन क्या है? हाइफन उस छोटी सी लकीर को कहते हैं, छोटे से निशान को कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम अंग्रेज़ी लिख रहे होते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप इंटरनेट पर अंग्रेज़ी का कोई अखबार खोलिए और बगौर अल्फाज को देखिए, ख़ास तौर पर जहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही हो। आप देखेंगे कई लाइनें ऐसी आएंगी कि जब लफ्ज़ पूरा नहीं होता तो उस लफ्ज़ के बाद एक छोटी सी डैश लगा दी जाती है, और उसके बाद आधा लफ्ज़ जो है वो ऊपर की लाइन में होता है, आधा लफ्ज़ जो है वो नीचे की लाइन में चला जाता है। तो उसको हम कहते हैं हाइफिनेशन। ये अंग्रेज़ी के अखबारात में इस्तेमाल होता है, अंग्रेज़ी के लिखते हुए,
क्योंकि अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं वो चौड़ाई में जगह ज़्यादा लेते हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर किसी लफ्ज़ के स्पेलिंग बड़े हों और वो सतर के अंदर पूरा ना आ रहा हो तो हम आधा लफ्ज़ ही सतर में लिख कर फिर उसके आगे जिस तरह मनफी का निशान होता है ना छोटा सा, वो लगाते हैं, वो हाइफन कहलाता है, और बकिया आधा लफ्ज़ जो है वो नीचे वाली लाइन पर लिख देते हैं। तो ये निशानी होती है कारी के लिए कि ये एक ही लफ्ज़ के दो हिस्से हैं, आधा लफ्ज़ ऊपर लिखा है और आधा लफ्ज़ नीचे लिखा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि कितने हरूफ के बाद आप हाइफिनेशन दर्ज करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ी अखबार के काम आती है, इसको हम कैंसिल करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद है बॉर्डर्स। बॉर्डर आम इस्तेमाल होता है, हम भी बोलते हैं बॉर्डर पे फ़ौज खड़ी है। ठीक है, जो हुदूद होती है उसको हम बॉर्डर बोलते हैं। तो ये बॉर्डर किस काम आता है? देखिए यहाँ पर लिखा है अबव और यहाँ पर लिखा है बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। यानी अगर आप यहाँ से कोई बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो जिस पैराग्राफ के अंदर आपका कर्सर मौजूद होगा उसके ऊपर या नीचे की तरफ आप एक लाइन लगा सकते हैं। अगरचे हम लाइन यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है। ये वाली जो लाइन है ये ड्राइंग का ऑब्जेक्ट है, और ये देखें अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये अल्फाज के साथ साथ नहीं चल रही बल्कि ये अपनी जगह पर बाकी है। तो मुझे तो ऐसी चाहिए जो अल्फाज के साथ साथ, ताकि जहाँ ये पैराग्राफ जाए वहीं उसकी लाइन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें रहूँगा, कर्सर अपना इस पैराग्राफ में रखूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और बॉर्डर में जाऊँगा और इसको कहता हूँ कि भैया इसके ऊपर नीचे क्या करो, एक एक लाइन लगा दो। अच्छा, ये इंडेंट और टेक्स्ट क्या है इसके बारे में अभी हम देखते हैं। फ़िलहाल आप इंडेंट पे क्लिक करें और नीचे वाले पे भी क्या करें, इंडेंट पर क्लिक करें। ये देखें, ये देखें, आपने देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक उसके शुरू और आखिर में क्या हो गई, एक एक लाइन आ गई। तो कभी हमें जैसे हम मतन लिख रहे हैं, तर्जमा लिख रहे हैं, फिर उसके बाद तशरीह लिख रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि मतन और तर्जमा वो इस तरीके से वाज़े होकर सामने आ जाए, उसके शुरू और आखिर में एक एक जो है वो लकीर लगी हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, मतन के ऊपर एक लकीर लगा देते हैं और तर्जमे के नीचे एक लकीर लगा देते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर वो गोया के एक डब्बे के अंदर हमें बंद हुए नज़र आते हैं, जैसा कि ये इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडेंट और टेक्स्ट जो नज़र आ रहा था उसके अंदर क्या फ़र्क है। एक काम करते हैं, पहले पैराग्राफ में जाते हैं और हम यहाँ पर एक एक इंच बिगिनिंग और एंड से छोड़ देते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि पैराग्राफ के दाएं जानिब और बाएं जानिब से क्या करो, एक एक इंच छोड़ दो। ये देखें, ये ज़रा जल्दी समझ में आएगा। ये देखें हुआ क्या, जूम इन जूम आउट किया मैंने, आपने देखा, ये कहलाता है इंडेंट। यानी जहाँ पर हमारे अल्फाज मौजूद हैं लकीर वहीं तक महदूद है, किनारों से नहीं टकरा रही। अगर हम फॉर्मेट में जाएं, बॉर्डर में जाएं और अब इसको इंडेंट के बजाय क्या कर दें, टेक्स्ट कर दें, इसको भी इंडेंट के बजाय टेक्स्ट कर दें, ओके करें, जूम इन जूम आउट कर लें। आपने गौर किया ऊपर की जो लाइन है वो पूरी नज़र आ रही है और नीचे की लाइन हमें पूरी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि जहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो गए हैं वहीं तक महदूद है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या कहलाती है, ये टेक्स्ट लाइन कहलाती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होता, वही इंडेंट वाली लाइन जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इंडेंट जो है ये यदि हम फर्स्ट लाइन छोड़ते हैं, ये सारा ये सब इंडेंट कहलाता है। जो भी हमने इस्तेमाल किया देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी इंडेंट्स, यानी पैराग्राफ के दाएं जानिब बाएं जानिब जो हम जगह छोड़ते हैं वो, और फर्स्ट लाइन ये इंडेंट कहलाता है। ये आप आगे अगर वर्ड पढ़ने जाएंगे तो उसके अंदर भी ये आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर या पैराग्राफ के नीचे की तरफ अपनी मर्ज़ी से लाइन लगा सकते हैं। और इस लाइन का फ़ायदा ये है कि ये अल्फाज के साथ साथ रहती है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट वाली लाइन जो है वो क्या अल्फाज के साथ साथ हरकत नहीं करती। ठीक है जनाब, हो गया, बहुत आसान था। फॉर्मेट में जाएं और जनाब ये देखें, ये रही टैब। अच्छा, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये वही टैब है जो हमने यहाँ से खोली थी। यानी एक चीज़ें दो तीन जगह पर मौजूद होती हैं बाज़ औक़ात। ये देखें इसके सामने शॉर्टकट भी लिखा है, कंट्रोल आल्टर और टी। तो यहाँ से भी हम इसको खोली थी और पूरा हमने इसके ऊपर गालिबन 2 वीडियो बनाई थी ना, हाँ 2 वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई थी और तफसील के साथ हमने टैब को पढ़ा था, एक एक चीज़ हमने इसकी देखी थी। तो इसको हम दोबारा नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये वही चीज़ है जो हम यहाँ से खोलते हैं। ये देखें, ये हमने टैब खोली, आपने देखा ये वही प्रॉपर्टी बार आपको नज़र आ रही है। ये राइट टैब, लेफ़्ट टैब, सेंटर टैब और डेसिमल टैब,
ये सब बटन वही है, बाहर आ जाते हैं इससे। अच्छा, टैब के बाद आ जाएं, क्या है इसके बाद है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट अल्फाज को कहते हैं, ये हमारे जो भी अल्फाज हैं ये सारा टेक्स्ट है। नस जिसको हम उर्दू में अरबी में बोलते हैं ना नुसूस, ठीक है, वो टेक्स्ट कहलाता है। मतन भी कह देते हैं हम इसको। मतन से मुराद वो मतन नहीं जिसका हम मतन जो हम शरह के मुकाबिल बोलते हैं, वो मतन नहीं, बल्कि मुतलक जो अल्फाज होते हैं वो सारा मतन कहलाता है। खैर, तो टेक्स्ट का मतलब हो गया अल्फाज, और रैप गालिबन लपेटने को कहते हैं। तो इसको टेक्स्ट रैप क्यों कहा जाता है और टेक्स्ट रैप है क्या, और ये चेक पहले से क्यों लगा हुआ है? बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा हुआ होता है। आप गौर कीजिएगा कि मैं जब भी कोई ड्राइंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ तो अल्फाज क्या हो जाते हैं, उससे हट जाते हैं, गोया के अल्फाज ने उसको लपेट रखा है। आप देख रहे हैं, शायद इसी वजह से इसको टेक्स्ट रैप कहते होंगे। आप देखें, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो अल्फाज क्या हो रहे हैं, उससे हट रहे हैं, इससे नहीं हटे, ठीक है, इसके क्योंकि इसके गिर्द रन अराउंड नहीं लगा हुआ। और ये वाले जो इससे क्यों हटे, क्योंकि इनके गिर्द पहले से रन अराउंड लगा होता है। रन अराउंड का मैं बता चुका हूँ पहले। तो अब हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, हम चाहते हैं कि अल्फाज ड्राइंग ऑब्जेक्ट से मुतासिर ना हो, यानी इनकी वजह से अल्फाज जो हैं वो क्या करें, इधर उधर ना हो, जैसा कि अब हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट रैप को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको बंद किया, आपने गौर किया कि वो यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे, ठीक है। जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ड्राइंग के ऑब्जेक्ट आर्जी तौर पर गायब हो जाते हैं, इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो आप एरो टूल लेंगे, यानी ये तीर वाला, तो आपको ये नज़र आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि अब ये अल्फाज के ऊपर मौजूद है, लेकिन अल्फाज इसकी वजह से मुतासिर नहीं हो रहे। तो ऐसा हमें कब ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार जैसे हम बैनुस्सुतूर का काम करने जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर एक मतन चल रहा होता है और उस मतन के अंदर हमें जगह जगह वजाहत के लिए क्या करने पड़ते हैं, बैनुस्सुतूर लगाने पड़ते हैं। दरस-ए-नामी करने वाले तो खूब वाकिफ़ होंगे बैनुस्सुतूर से, किताब टेढ़ी कर के जो हम पढ़ते हैं। तो जनाब वो बैनुस्सुतूर जब हम लगाते हैं तो हमें उसके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ता है, और टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही हम लगाते हैं वो अल्फाज क्या हो जाते हैं, उसकी वजह से इधर उधर भाग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमने जिस पैराग्राफ के ऊपर बैनुस्सुतूर लगाने होते हैं तो हम उसका टेक्स्ट रैप क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ अमली तौर पर। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ और डेल दबा रहा हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। अब आपने देख लिया कि हमने इस पैराग्राफ का क्या किया है, टेक्स्ट रैप बंद किया है, ठीक है। अच्छा, ये पूरी डॉक्यूमेंट का बंद है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बैनुस्सुतूर लगाएंगे, लेकिन बैनुस्सुतूर लगाने से पहले हमें इसकी लाइनों के दरमियान फासला बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 10 पॉइंट फासला बढ़ा देते हैं। आपने देखा कि जैसे ही हमने यहाँ 10 लिखा तो लाइनों के बीच में 10 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, चले 15 कर दिया, और इसको राइट क्लिक करके 300% जूम कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हाँ भी हमने यहाँ पर बैनुस्सुतूर लगाना है। याद रखिएगा, बैनुस्सुतूर का काम इन पेज में करने का मशवरा मैं नहीं दूंगा, सिर्फ मालूमात के लिए ये आपके सामने बता रहा हूँ। बैनुस्सुतूर का काम अगर आपने करना हो तो इनडिज़ाइन सीखिए और इनडिज़ाइन पर जाकर करिए, बहुत सारी मुशक्क़त से आप बच जाएंगे। यहाँ पर आप काम करेंगे तो ये वाले जो बॉक्स हैं, ये यानी टेक्स्ट बॉक्स, ये अल्फाज के साथ साथ नहीं जाते। तो कभी आपने ऐसा हुआ कि मतन के अंदर कोई करेक्शन आ गई, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपके बैनुस्सुतूर अपनी जगह पर रहेंगे और मतन जो है वो आपका पूरे का पूरा अपनी जगह से हिल जाएगा, और यही आप पूरी किताब के अंदर खेल खेलते रहेंगे कि बार बार बैनुस्सुतूर को आप वहाँ पर सेट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला टूल नहीं लेते, हमने एक लाइन लिखनी है ना, तो एक लाइन लिखने के लिए हम ये वाला टूल लेते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर हम बैनुस्सुतूर ही लिख देते हैं, ठीक है जनाब। ये हो गया हमारा बैनुस्सुतूर। और अब देखिए मैं इसके, वरना पहले क्या होता, अगर टेक्स्ट रैप ऑन होता तो जैसे ही ये बॉक्स इसके करीब जाता तो लफ्ज़ों ने किसी और जगह भाग जाना था। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, हमने बैनुस्सुतूर कहाँ लगाया है, मुक़द्दस पर। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और दूसरा बैनुस्सुतूर हमने कहाँ लगाया है, मुताल्लिक़ पर। दो बहुत हैं समझने के लिए। ये देखें, ये मैं बैनुस्सुतूर रख रहा हूँ। अब आप गौर कीजिएगा, इन पेज में बैनुस्सुतूर का काम करने का नुकसान क्या हो सकता है, थोड़ा सा। अब हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि भाई आपको कहा गया है कि ये वाली
जो लाइन है इसमें आपने एक लाइन टाइप करना भूल गए थे, एक लाइन आप और टाइप कर दें। मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइपिंग का वक्त बच जाएगा। देखें, यही लाइन मैंने कॉपी की और यहीं लाके कंट्रोल C से कॉपी की, कंट्रोल V से पेस्ट कर दी। अब आप गौर कीजिएगा कि हमारे बैनुल सुतूर जो है वो कहाँ लगे थे, इस वाले मुक़द्दस और मुताल्लिक पर। तो ये जो अल्फाज हैं मुक़द्दस और मुताल्लिक, ये तो यहाँ आ गए। बैनुल सुतूर को उसूलन तो यहाँ होना चाहिए था इनके साथ, लेकिन वो ऊपर रह गए। तो इन पेज में जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये बड़ा मसला होता है कि हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है वो अल्फाज का साथ नहीं देते, अल्फाज आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं और ड्राइंग के जो ऑब्जेक्ट हैं वो उनके साथ नहीं चलते। तो फिर हमें ऐसी सूरत के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर का इंतखाब करना पड़ता है। इन डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और 12 में इसका नाम ले चुका हूँ। यानी ये जो टाइपिंग और कंपोजिंग का जो हम काम करते हैं ना, किताब बनाते हैं, इस दुनिया का समझे बादशाह है। तो उसके अंदर ये सारी सहूलतें मौजूद हैं, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ तारुफ़ के लिए आपको बताया था कि टेक्स्ट रैप होता क्या है। ठीक है जनाब, वीडियो हमारी तवील हो रही है, आगे देखते हैं क्या है, फिर हम बात करते हैं। सॉर्ट, इसको देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे। और सॉर्ट का मतलब क्या है? सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को अलिफ बाई तरीके से तरतीब देने की। हम समझने के लिए ना इसको यहाँ महफूज कर लेते हैं, एक नई फ़ाइल बना लेते हैं। कभी कभी हम किताब के आखिर में जैसे मकाला वगैरह लिखते हैं तो मसादिर और मराजे लिखते हैं और फिर हम उन मसादिर और मराजे को अलिफ बाई तरीके से तरतीब देते हैं। उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी अलिफ से या तक और या से अलिफ तक, सीधा और उल्टा। तो चंद अल्फाज लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, अलिफ बे से लिख लेते हैं। केला ये काफ से है, और कंप्यूटर ये भी देखिएगा काफ से है, और माइक मीम से है, माउस ये भी मीम से है, और कीबोर्ड ये भी काफ से है, बिल्ली ये बे से है, और अनार ये अलिफ से है। अब देखिएगा कि इसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है, हम लिखते आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मदरसे के तलबा के नाम लिखने हो और फिर आपको कहा जाए कि इन सब तलबा को क्या करें, अलिफ बे की तरतीब से लगा दे। अलिफ वाले तलबा अलग आ जाएँ, फिर बे वाले, फिर ते वाले, फिर वगैरह वगैरह। ये अलिफ बाई तरतीब कहलाती है। इसके बाद हम लिख लेते हैं तख्ती। अब आपने देखा कि ये हम बिल्कुल बेतरतीब तरीके से मौजूद हैं। अगर हम चाहें कि इसको तरतीब लगाएं तो इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट में जाने के बाद इसको करें सॉर्ट टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को क्या करो, तरतीब लगा दो अलिफ बाई तरीके से। ये मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, आपने गौर किया कि यहाँ पर अलिफ से अनार है तो वो पहले है, और उसके बाद बे आता है तो ये बाद में है, उसके बाद ते आता है तो ये तीसरे नंबर पर है, और बीच में ते, टे से, जीम, चे, हे, खे कुछ भी मौजूद नहीं था। तो काफ पर जाकर ब्रेक लगी, काफ से कंप्यूटर और काफ से कीबोर्ड। अब इन दोनों के अंदर भी तरतीब है। अब देखिए पहला हर्फ जो है वो दोनों का एक जैसा है, लेकिन पहले के बाद अगर पहला एक जैसा होगा तो उसके बाद कंप्यूटर किसको देखेगा, दूसरे को। तो दूसरा क्या है, इसमें मीम है और इसमें क्या है, या। तो मीम पहले होता है, या बाद में होता है। तो ये भी तरतीब होती है, सिर्फ पहले हर्फ को नहीं देखा जाता। अगर पहला हर्फ एक जैसा होगा तो फिर दूसरे पर, दूसरा एक जैसा होगा तो फिर कंप्यूटर तीसरे को जा कर के देखेगा। अब नीचे गौर करें, देखें यहाँ पर केला जो हमने लिखा है उसमें काफ के बाद ये, यहाँ भी है काफ और काफ के बाद ये, लेकिन तीसरे हर्फ को देखिए तो यहाँ पर पता चलेगा कि तीसरा हर्फ इसमें बे है और इसमें लाम है। तो कीबोर्ड केले से ऊपर क्यों है, क्योंकि उसका तीसरा हर्फ पहले आता है और इसका तीसरा हर्फ बाद में आता है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो पहले हर्फ को देखता है, पहला हर्फ एक जैसा हो तो दूसरे को देखता है, दूसरा हर्फ एक जैसा हो तो तीसरे को देखता है, इसी पर तरतीब लगाता चला जाता है अल्फाज की। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़हरिस्त को अलिफ बाई तरीके से तरतीब दे सकते हैं। तो आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं, बकिया इंशाल्लाह अगले दर्स के अंदर मिलते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।